वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी का जो परिचय है और साथ ही साथ समंकों का जो संकलन किया जाता है। इस टॉपिक से संबंधित लगभग 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा है, कौन सांख्यिकी के पिता जाने जाते हैं। ठीक है, सांख्यिकी के जो पिता हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं, किसको कहा जाता है। तो देखिए, सांख्यिकी को एक विषय के रूप में या वैज्ञानिक रूप में प्रतिपादित करने का जो कार्य है वो किया गया था 1749 में गोटफ्राइड एकनवाला के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गोटफ्राइड मतलब यहाँ लिखा हुआ है आपका GF, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है GF आकेनवाला या एकेनवाला, इस तरीके से अलग अलग हिंदी में आपका लिखा आएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सांख्यिकी के जो जनक हैं, सांख्यिकी के जो पिता हैं, वो किसको कहा जाता है, गोटफ्राइड एकेनवाला को कहा जाता है। अगला हमारा है सेकंड प्रश्न, सांख्यिकी विधि का एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मेथड, ये जो बुक हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका ऑथर कौन है, होरेस सेक्राइस्ट। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ तथा समंक। ठीक है, समंक यहाँ आपकी जो सांख्यिकी है जिसके द्वारा गलत बात को सही सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए जब हम सांख्यिकी के प्रति लोगों का अविश्वास देखते हैं, ठीक है, लोगों का सांख्यिकी के प्रति अविश्वास कब हो सकता है, जब जो डेटा होते हैं, समंक होते हैं, उनका दुरुपयोग होता है, उनका गलत उपयोग होता है। और इसी संबंध में डिज़रायली ने कहा था एक कथन उनका कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो झूठ हो गया आपका, दूसरा सफ़ेद झूठ, और तीसरा उन्होंने सांख्यिकी या जो समंक है जिसके द्वारा गलत बात को सही सिद्ध किया जा सकता है, उसको भी उन्होंने झूठ की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पे हमारे पास में ए और बी दो आपको दे रखा है। एक तरफ हमको कुछ सिद्धांतों के नाम दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उनके प्रतिपादक के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, ठीक है, संभावना या प्रायिकता जिसको हम कहते हैं, ये जो अवधारणा, इसका संबंध किसके साथ में है, पास्कल तथा फर्मेट के साथ में। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा बी। उसके बाद में सैम्पलिंग टेक्निक, प्रति चयन की जो विधि है, उसका संबंध आपका किसके साथ में है, कार्डितो के साथ में है। तो फिर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। और जो हमारा सहसंबंध है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें, तो ये जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, कार्ल पियर्सन के द्वारा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अनुभव की आयु प्रत्येक की आयु से 2 वर्षों से अधिक है, क्या ये समंक है। ठीक है, समंकों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो किसी एक व्यक्ति के अगर कुछ आय के समंक के डेटा हैं, उसको हम समंक सांख्यिकी नहीं कहते हैं। ठीक है, सांख्यिकी के लिए क्या जरूरी है, समंकों के लिए क्या जरूरी है कि उन डेटा को, उन आंकड़ों को, समंकों को हम क्या करें, तुलना करें। यदि हम कहें कि अनुभव की आयु 50 वर्ष है तो ये आपके समंक नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना कर लें कि अनुभव की आयु की हमने तुलना कर ली किसके साथ में, प्रतीक की आयु के साथ में, और हमने क्या बताया कि अनुभव की जो आयु है प्रतीक की आयु से 2 वर्ष ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे तुलना की गई है, और जब तुलना की जाती है तो वो क्या बन जाएंगे, समंक बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि क्या ये समंक है, हाँ समंक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, ये जो कथन है वो किसका है। तो सांख्यिकी की अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो बाउले की जो परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और बाहुल्य ने एक तरह से क्या कहा था कि जो सांख्यिकी है वो गणना का विज्ञान है। ठीक है, स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था साइंस ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कथन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउले ने कहा था। अगला देखिए, सांख्यिकी का बहुवचन रूप में अर्थ आपको बताना है। देखिए, सांख्यिकी जो होती हैं उसको हम
दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो आपको एक वचन रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। और एक वचन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, एक वचन मतलब सिंगुलर सेंस की अगर हम बात करें तो सिंगुलर सेंस में जो सांख्यिकी है उसका संबंध किससे होता है? स्टैटिस्टिकल साइंस से होता है, सांख्यिकी विज्ञान से होता है। एक वचन है मतलब जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सांख्यिकी विधियों का अध्ययन करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, तुलना, निर्वचन, ये सभी सांख्यिकी विधियाँ होती हैं। ये आपका एक वचन रूप में आता है। लेकिन ये आपको यहाँ पे पूछा हुआ है बहुवचन रूप में, और बहुवचन रूप में सांख्यिकी का जो संबंध होता है वो किससे होता है? समंकों से होता है, आंकड़ों से, डेटा से होता है। तो न्यूमेरिकल जो डेटा होते हैं वो उसको क्या कहा जाता है? सांख्यिकी कहा जाता है बहुवचन रूप में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। जो संख्यात्मक समंक होते हैं वो बहुवचन रूप में सांख्यिकी को प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए, सांख्यिकी विज्ञान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। ये जो वक्तव्य हैं, ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, सांख्यिकी जो है वो विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है, एक तरह से क्या है, ये स्टैटिस्टिकल या साइंटिफिक मेथड इसको कहा है। और ये किसने कहा था? क्रोस्टन एवं काउडेन ने, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है, सांख्यिकी अनुमानों एवं प्रायिकता का विज्ञान है, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स आपकी है वो क्या है? एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़, साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़। सांख्यिकी जो है अनुमान का विज्ञान है या प्रायिकता का विज्ञान है, जिसमें हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। और ये जो परिभाषा है वो किसकी है? बोडिंगटन की परिभाषा है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सांख्यिकी अनुमानों का विज्ञान ये किसने कहा था? बोडिंगटन ने। सांख्यिकी गणना का विज्ञान ये किसने कहा था? बाउले ने। और सांख्यिकी औसत का विज्ञान है, ठीक है, ये भी किसने कहा था? बाउले ने। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा ये आ गया है कि सांख्यिकी औसत का विज्ञान है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेजेस। ये जो कथन है वो किसने कहा था? बाउले ने। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब देखिए अगला आपका है, सांख्यिकी को परिभाषित किया जा सकता है। जो सांख्यिकी है उसे हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था, एक तो एक वचन रूप में जिसमें हम सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों का अध्ययन करते हैं, समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। बहुवचन रूप की अगर हम बात करेंगे तो बहुवचन रूप में आपका क्या होता है? समंक, जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी को हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सेंस में, एक वचन और द्विवचन रूप में। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। अगला है, सांख्यिकी की उपयोगिता है, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो सांख्यिकी है, डेटा है, उनका हर एक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। चाहे वो हम बिजनेस की बात करें, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, व्यावसायिक प्रबंध, इन सभी में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला है, समंकों का दुरुपयोग, ठीक है, जो डेटा होते हैं उनका मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सांख्यिकी जो आंकड़ों का प्रयोग करके गलत बात को सही और सही बात को गलत सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि समंकों का जो दुरुपयोग है वो हो सकता है, संभव होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जानबूझकर किया जाता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो समंकों का दुरुपयोग है वो जानबूझकर किया जाता है, मतलब गलत बात को सही और सही बात को गलत साबित करने के लिए किया जाता है, इसलिए लोगों का सांख्यिकी के प्रति क्या होता है? अविश्वास। तो ये एक कारण है आपका। तो समंकों का दुरुपयोग जो है वो जानबूझकर किया जाता है। अगला है, सांख्यिकी में मुख्य रूप से किस ओर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है। तो सांख्यिकी में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है तथ्यों के प्रदर्शन का, नियमों के निर्माण का, तथ्यों के विश्लेषण में उपयोग का।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ज़्यादा जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा एनालिसिस। ठीक है, बाकी तो देखो वैसे सारे होते हैं, प्रेजेंटेशन भी होता है, फॉर्मुलेशन भी होता है, तो किसी एक के बारे में अगर पूछ रखा है ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी ज़्यादा सही हो जाएगा। अगला है समंक कहे जाते हैं। ठीक है, समंक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो समंकों के लिए क्या जरूरी है कि जो भी आंकड़े इकट्ठे किए गए वो कैसे होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, होमोजीनियस, सिमिलर हम कह सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, और एक तरह से वो एग्रीगेट्स होना चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ फिगर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका, द ऑप्शन। अगला है सांख्यिकी शब्द लैटिन शब्द से बना है। ठीक है, लैटिन में कौन सा शब्द आपका है, स्टेटस, इससे सांख्यिकी का निर्माण हुआ है। अगला है सांख्यिकी शब्द मुख्य रूप से दो रूपों में प्रयोग होता है। अभी हमने पढ़ा था सांख्यिकी को हम एक वचन और बहुवचन रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है सांख्यिकी को समंकों के विश्लेषण की विधि भी कहा जाता है। ठीक है, सांख्यिकी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समंकों का विश्लेषण करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिए, सभी तथ्य जो अंकों में व्यक्त किए जाते हैं सांख्यिकी हैं। नहीं, इस बात को हम क्या कहेंगे कि जो भी आंकड़े अगर आपने संख्यात्मक रूप में प्रकट कर दिए हैं तो सारे जो तथ्य होते हैं वो हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। ठीक है, सांख्यिकी के लिए क्या जरूरी है, आपका एग्रीगेट्स होना जरूरी है। ठीक है, तथ्यों का समूह होना जरूरी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो केवल अंकों में प्रतिष्ठित संख्या को हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। तो ये बात आपकी गलत है, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला देखिए, सांख्यिकी के कार्य को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, सांख्यिकी एक तरह से क्या है कि डेटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर उनका होता है इंटरप्रिटेशन। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, कलेक्शन, एनालिसिस, और फिर उनको हम क्या करते हैं, वास्तविक जीवन में उनको लागू करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अब देखिए, सांख्यिकी के परिचय के साथ में हम आंकड़ों को जो इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उनसे संबंधित हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, प्रश्नावली में सूचनाएं कौन भरता है। देखिए, जब हम प्राइमरी डेटा की बात करते हैं, ठीक है, जो प्राथमिक समंक होते हैं, तो प्राथमिक समंकों को इकट्ठा करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। जैसे कि आपका व्यक्तिगत प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है, अनुसूची शेड्यूल के द्वारा हो सकता है, क्वेश्चनरी, ठीक है, प्रश्नावली के द्वारा हो सकता है, टेलीफोन के द्वारा हो सकता है, अलग अलग मेथड्स हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्नावली के बारे में पूछा हुआ है कि जब हम इंफॉर्मेशन को प्रश्नावली के माध्यम से भरते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो प्रश्नावली जो होती है उसमें सूचनाएं कौन भरेगा। तो देखो, प्रश्नावली विधि में क्या होता है, जो हमको अध्ययन करना है, अध्ययन से संबंधित जो हमारा विषय है उससे हम कुछ प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं, और फिर डाक के माध्यम से जो रेस्पोंडेंट होते हैं, उत्तरदाता होते हैं, उनके पास में भेजा जाता है, और वो ही उसको भरकर वापस भेजते हैं। इसका मतलब प्रश्नावली जो होती है उसमें सूचना कौन भरेगा, उत्तरदाता भरेगा, जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो सूचनाओं को भरते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO, जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, कि वार्षिक प्रतिवेदन से समंकों का संग्रहण क्या होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अगर हमने कुछ आंकड़े लिए हैं अपनी स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उन आंकड़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उन आंकड़ों का अगर प्रयोग किया जाता है तो ये आंकड़े आपके कौन से कहलाएंगे, सेकेंडरी कहलाएंगे, द्वितीयक समंक कहलाएंगे। जब हम अनुसंधान से संबंधित विषय पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उस विषय से संबंधित हमको जो डेटा की आवश्यकता होती है, अगर हम इकट्ठा करते उन्हें, या हमारे द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उनके द्वारा अगर इकट्ठे किए जाएंगे पहली बार, तो वो आपके कौन से होते हैं, प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक होते हैं। लेकिन पहले से किसी ने कलेक्ट कर रखे, इकट्ठा कर रखे, और अगर उनका प्रयोग किया जाएगा तो उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं, द्वितीयक समंक कहलाएंगे। अगला है
प्राथमिक समंक संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी डाटा है उनको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से भी हम कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान से, प्रश्नावली विधि से भी कर सकते हैं, अनुसूची विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। अगला देखिए, प्राकृतिक आपदा की दशा में समंकों के संग्रहण की सर्वोत्तम विधि कौन सी रहेगी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा का अगर सामना किया जाता है, ऐसी स्थिति में समंकों को इकट्ठा करना है, तो देखिए प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जो उस आपदा से प्रभावित हैं लोग, उन लोगों से एक तरह से पर्सनल इंटरव्यू किया जाना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि जो होती है, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हैं तो उस प्राकृतिक आपदा का जिन व्यक्तियों पर प्रभाव है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनसे पर्सनल इंटरव्यू करके डेटा जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। अगला देखिए, किस विधि में सबसे कम प्रत्युत्तर मिलता है। देखिए जो डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती हैं, ठीक है, डाक के द्वारा अगर प्रश्नावली भेजेंगे तो जो रेस्पोंडेंट होते हैं, जो उत्तरदाता होते हैं, वो उनको भर के वापस भेजते हैं। लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है, अधिकतर क्या होता है कि जब कोई रिसर्च करने वाला है, अनुसंधान करता, तो वो प्रश्नावली के माध्यम से अगर सूचना प्राप्त करना चाहता है तो जो उत्तरदाता होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए वापस डाक के द्वारा वो प्रश्नावली नहीं भेजते हैं। तो ज़्यादातर जो कम प्रत्युत्तर की अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो रिस्पॉन्स है वो कम मिलता है, मिनिमम मिलता है, वो किस में मिलता है, आपका प्रश्नावली विधि में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, रेल दुर्घटना की दशा में समंकों का संग्रहण किया जाना है, तो इसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, ठीक है। देखिए हमने प्राकृतिक आपदा देखी थी, यहाँ किसी प्रकार की कोई आपदा है, जैसे यहाँ पे रेल दुर्घटना, ये भी एक तरह से क्या है, आपदा है। तो आपदा वाली जो स्थितियाँ होती हैं उसमें समंकों का संग्रहण करने के लिए क्या किया जाता है, उसके जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, शिकार, ठीक है, उसके, तो उनसे पर्सनल इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत साक्षात्कार यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक आपदा है या अन्य प्रकार की कोई आपदा है, जैसे कि रेल दुर्घटना है, तो यहाँ पे अगर समंकों को इकट्ठा करना है तो उसके लिए कौन सी विधि बेस्ट रहती है, व्यक्तिगत साक्षात्कार। अगला है, ऑटो रिक्शा चालकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समंकों का संग्रहण करना है। अब देखिए ऑटो चालक में तो क्या हो सकता है कि हो सकता है कि वो अनपढ़ हो, तो इस स्थिति में प्रश्नावली विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। टेलीफोन साक्षात्कार का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा सबसे उपयुक्त विधि जो है वो आपकी कौन सी रहेगी, अनुसूची, क्योंकि इसमें अवलोकन भी हम साथ साथ में कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका, अगर जैसे कि ऑटो चालकों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर गलत सूचना भी देते हैं तो हम अनुसूची में क्या कर सकते हैं, अवलोकन का प्रयोग करके जो डेटा है वो ज़्यादा सही इकट्ठे कर सकते हैं। अगला है, यदि शिक्षित व्यक्तियों से सूचनाओं का संग्रहण करना हो, ठीक है, शिक्षित व्यक्तियों के लिए जो सबसे सरल विधि मानी जाती है वो कौन सी विधि है, प्रश्नावली विधि होती है आपके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपका है सही है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, इनमें से कौन से द्वितीयक समंक नहीं है, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या हो गया, ऐसे समंक जो पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा इकट्ठे किए गए हों, कलेक्ट किए गए हों, चाहे न्यूज़पेपर, अखबार में जो डेटा प्रकाशित किए जाते हैं, ये आपके कौन से हैं, द्वितीयक समंक कहलाएंगे। किसी रिसर्च पेपर में, जर्नल जो होता है, ठीक है, शोध पत्रिका में अगर कोई डेटा आपके हैं तो वो भी कौन से हैं, सेकेंडरी होंगे। एक फर्म के द्वारा बाजार में अगर कोई समंक एकत्रित किए जा रही है, आपके द्वितीयक नहीं होंगे, ये कौन से होंगे, प्राइमरी होंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि द्वितीयक समंक इनमें से कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राथमिक समंकों के प्रयोग से पूर्व किस बात को ध्यान में रखना चाहिए,
ठीक है। प्राथमिक समंकों का अगर प्रयोग करना है तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राथमिक समंक है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, हमारे उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है, तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सारे जो समूह है उसका वो प्रतिनिधित्व करें, ये सारी विशेषताएं वहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, धर्म के आधार पर एकत्रित जनसंख्या समंक हैं। ठीक है, धर्म के आधार पर अगर समंक एकत्रित किए गए हैं तो ये भी आपके कौन से होंगे, द्वितीयक समंक। अगला देखिए, समंक एकत्रीकरण की कौन सी विधि बड़े क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, देखो बड़े क्षेत्र में अगर प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि का प्रयोग करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है, ये तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि उत्तर मिलने के जो चांस है वो थोड़े कम रहते हैं। टेलीफोन से जो साक्षात्कार होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सरल विधि रहेगी। ठीक है, बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना है तो उसमें टेलीफोन के माध्यम से अगर सूचनाओं को एकत्रित कर लिया जाता है तो ये सबसे सरल विधि होगी। अगला है, प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की सबसे तीव्र विधि कौन सी है। सबसे तीव्र मतलब सबसे जल्दी अगर डेटा प्राप्त करने हैं तो वही टेलीफोन विधि जो होगी, उसके द्वारा डेटा आंकड़े जो होते हैं वो फटाफट जल्दी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन साक्षात्कार। किस स्थिति में प्रत्येक इकाई का अध्ययन उपयुक्त होता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना हो तो जब हमारा जो समूह है, ठीक है, समूह का आकार क्या होना चाहिए, छोटा। समूह का आकार, क्योंकि जो प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना है, समूह में जितनी भी इकाइयाँ हैं सभी का अध्ययन करना है, तो बड़े क्षेत्र का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसमें अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा क्षेत्र अगर हमारा अध्ययन का है तो वहाँ पे समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जा सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, छात्रों की ऊंचाई को मापकर, ठीक है, ऊंचाई को मापकर ऊंचाई के समंक एकत्रित किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये आपके कौन से होंगे, प्राथमिक समंक होंगे, क्योंकि प्राथमिक समंक क्या होते हैं, पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं। तो एक एक छात्र की ऊंचाई कितनी उसको मापा जा रहा है और समंक इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये प्राथमिक समंक है। अगला है, प्राथमिक समंकों को एकत्र करते समय सामान्य रूप से जो त्रुटि होती हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, जब प्राइमरी डेटा इकट्ठे किए जाएंगे तो जिन व्यक्तियों से सूचनाओं की प्राप्ति की जा रही है, ठीक है, वो अगर लापरवाह, उत्तरदाताओं की लापरवाही हो सकती हैं, अनुसंधानकर्ता जो हैं उसकी भी लापरवाही हो सकती है, तो हमारे आंकड़े क्या आएंगे, गलत आएंगे। और अनुसंधानकर्ता अगर निष्पक्ष नहीं हैं तब भी हमारे आंकड़े गलत आएंगे। तो यहाँ पे त्रुटि होती है, उसका कारण पूछा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला है, द्वितीयक समंक होते हैं। अच्छा, द्वितीयक समंक हैं जो सेकेंडरी डेटा हैं, ठीक है, उनको काम में लेने के लिए क्या करना चाहिए, पहले उनका एग्जामिनेशन करना चाहिए, हम कह सकते हैं। ठीक है, उनको केयरफुली देखना चाहिए कि वो हमारे उद्देश्य के अनुकूल है या नहीं है, मतलब सावधानी पूर्वक समीक्षा करके ही काम लेने चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट है वो गलत आएगा। तो सेकेंडरी डेटा अगर प्रयोग किए जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक, मतलब हमारे वो उद्देश्य के अनुकूल है या नहीं है, उसमें क्या परिवर्तन करना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है, प्राथमिक समंकों की तुलना में द्वितीयक समंक जो होते हैं वो कम विश्वसनीय होंगे। ठीक है, प्राथमिक समंक इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधानकर्ता पहली बार इकट्ठे कर रहा है, वो उनके उद्देश्य के अनुकूल होंगे, इसलिए वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे। तो प्राथमिक समंक तो क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, लेकिन द्वितीयक समंक जो होंगे वो कम विश्वसनीय होंगे प्राथमिक समंकों की तुलना में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है, जो समंक पूर्व में ही अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए हैं, जो आंकड़े पहले से इकट्ठे कर लिए गए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक समंक कहेंगे। अगला है, प्रश्नावली विधि का प्रयोग तब अनुपयुक्त होता है। अच्छा, अनुपयुक्त पूछा हुआ है, ठीक है, कब हम नहीं कर सकते हैं, जब उत्तरदाता क्या हो, अनपढ़ हो, ठीक है, इलिटरेट हो, अशिक्षित हो।
जब उत्तरदाता अशिक्षित होंगे तो हम प्रश्नावली विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली विधि में क्या होता है, प्रश्नों की जो हमारे पास में अनुसूची होती हैं उसको हम डाक के माध्यम से उत्तरदाताओं के पास में भेजते हैं। तो कब प्रयोग की जा सकती हैं, जब उत्तरदाता पढ़े लिखे हो। अगला है इंटरनेट से जो समंक एकत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट से अगर हम कोई आंकड़े लेते हैं तो आपके कौन से होंगे, सेकेंडरी। मतलब सेकेंडरी का मतलब जो पहले से इकट्ठे कर लिए गए हैं हम उनका अगर प्रयोग करेंगे तो। फिर आपका है अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किए गए समंक। ठीक है, तो देखिए अनुसूची में हमने पढ़ा था कि अनुसूची जो आपकी वो किस में आती है, प्राथमिक समंकों के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्राथमिक समंकों को संग्रह करने की विधि आपके कौन सी है, अनुसूची विधि है और प्रश्नावली विधि है। टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान हो सकता है, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है। तो ये सारी विधियां प्राथमिक समंकों को इकट्ठा करने की हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बी जो ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन आपका प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और जो आपके टॉपिक हैं उनसे संबंधित एमसीक्यूज़ को देखेंगे।